हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के जो आप लोग का बुक है हमारी अर्थव्यवस्था, इस बुक का सेकंड चैप्टर जो कि है मानव एक संसाधन, इस चैप्टर को आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में मानवीय पूंजी के निर्माण और मानवीय साधनों का विकास किस तरह से हुआ है, हम इस वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, भारत की विकास योजनाओं का अंतिम उद्देश्य जो है वह क्या है? मानवीय पूंजी का निर्माण करना अथवा मानवीय साधनों का विकास करना। यानी कि भारत की विकास योजनाओं का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वह है मानव पूंजी का निर्माण करना और मानवीय साधनों का विकास करना, ताकि दीर्घकाल में जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म है यानी आर्थिक सुधार है उसको सफल बनाया जा सके। देश में गत कुछ वर्षों में यानी कि देश के कुछ पिछले वर्षों में जो क्या हुआ है कि मानवीय साधनों के विकास में सराहनीय सफलता मिली है, जिसका पता जो है वह जनसंख्या संबंधी बेहतर सूचकों, साक्षरता, शिक्षा के स्तर और स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर से पता चलता है। यानी कि देश के कुछ पिछले वर्षों में यानी कि गत वर्षों में जो है वह मानवीय साधनों के विकास में जो है वह काफ़ी सफलता मिली है। और इसका पता हम लोग कैसे लगा सकते हैं? जनसंख्या के जो सूचकांक है, साक्षरता दर है, शिक्षा का जो स्तर है, स्वास्थ्य, लोगों की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इन सारे के स्तर से जो है वह हम पता लगा सकते हैं मानवीय साधनों के विकास का। अब देखिए, वास्तव में जीने की जो औसत आयु है और जो साक्षरता दर है तथा जो मृत्यु दर है तथा जो शिशु मृत्यु दर है आदि मानवीय विकास के सूचक है। ठीक है, यानी मानवीय विकास के सूचक क्या है? किसी भी व्यक्ति की जीने की जो औसत आयु है यानी लोगों के जीनों की औसत आयु, और जो हमारा साक्षरता दर है, जन्म दर है, मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर है, ये सब मानवीय विकास के सूचक है। मानवीय विकास के इन सूचकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में मानवीय साधनों के विकास में क्या हुआ है? प्रगति हुआ है। और इसे हम एक तालिका के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब देखिए, भारत में मानवीय विकास के मूल सूचक क्या हैं? तो 1991 में जीने की औसत आयु कितना थी? 32.1% था। और वहीं पे 2001 में जो है यह बढ़कर कितना हो गया? मनुष्य की जीने की औसत आयु 63.8 हो गया। वहीं जो हमारा साक्षरता दर का प्रतिशत था वह 18 था 1951 में, जबकि यह बढ़कर 2001 में 65.4% हो गया है। तो उसी तरह से यहाँ जन्म दर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस डाटा को याद कर सकते हैं, यानी 1991 का याद कर 51 का याद कर लीजिएगा और फिर 2001 का। आप लोग के बुक में 2001 के सर्वे के अनुसार जो दिया गया है, और जो यह सर्वे है वह किसके द्वारा किया गया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक सर्वे किया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा यह 2002 और 3 के डाटा के अनुसार है। ठीक है, अब देखिए, इस तालिका से स्पष्ट होता है कि भारत में योजना काल में जीने की औसत आयु में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। साक्षरता दर भी बढ़ी है। जन्म और मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में क्या हुआ है? कमी हुआ है। और 1993-94 के मूल्यों के आधार पर भी प्रति व्यक्ति जो आय में जो है वह क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। तो यह आंकड़े हमें बताते हैं कि देश के मानवीय साधनों के विकास में जो है वह सराहनीय प्रगति हुई है। भारत में शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित हैं। अब देखिए, भारत में कुछ जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है यानी एजुकेशनल रिसर्च सेंटर है, तो जो कि मानवीय पूंजी के अवयव को विकसित किया जा सकता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान केंद्र है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि मानवीय पूंजी के जो भी अवयव हैं उनको हम विकसित करते हैं। जैसे यूजीसी, अब देखिए यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो यह क्या है? एक शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र है, यानी कि इसे हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। फिर एनसीईआरटी है, तो जिसे हम कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर है एससीईआरटी, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर आईसीएआर है, जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर आईसीएमआर है, जिसे हम कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। फिर आईसीएसएसआर है, जिसे हम कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है? शैक्षिक अनुसंधान केंद्र हैं।
अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। देखिए इसमें है सूचना तकनीक। अब सूचना तकनीक क्या है, तो देखिए आधुनिक युग में यानी अभी के समय में सूचना तकनीक का युग हो गया है। सूचना तकनीक मानवीय संसाधन को समृद्ध करने की पूंजी है। यानी कि जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है यह क्या करता है, मानवीय साधन जो है उसको समृद्ध करता है यानी अच्छा बनाता है। इसके आधार पर मनुष्य अपने ज्ञान के क्षेत्र में भी वृद्धि करता है तथा उसके तकनीक के द्वारा उत्पादन में भी यह वृद्धि करता है। सूचना तकनीक के कारण ही उत्पादन के क्षेत्र में सीमित पूंजी लगाकर भी मुनाफा बढ़ाने की तरकीब सीखने का मौका मिलता है। इस तकनीक के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान के लोगों को भी लाभान्वित करते हैं। यानी सूचना तकनीक के माध्यम से हम क्या करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान के लोगों को भी हम क्या करते हैं कि लाभान्वित करते हैं, और सूचना तकनीक से हम खुद भी लाभान्वित होते हैं। बिहार जैसे राज्य में भी ग्रामीण स्तर पर सूचना का लाभ लिया जाता है। यानी कि बिहार जैसे राज्य में क्या है कि ग्रामीण स्तर पर यानी कि जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ पे इस सूचना तकनीक का लाभ लिया जा रहा है। अब यहाँ देखिए सूचना तकनीक का यहाँ एक एग्जाम्पल है कि यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और यह जो है वो किस चीज़ से पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह क्या दिख रहा है कि यह कंप्यूटर है। ठीक है, इसके माध्यम से बच्चे सूचना तकनीक के माध्यम से क्या है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, इनको जो भी जानकारी चाहिए वो तो क्या है, ये सब रूरल एरिया के जो बच्चे हैं वो भी आसानी से किसी भी चीज़ को अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। अब देखिए स्कूली बच्चे इंटरनेट पर कार्य करते हुए, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब कैसे संभव हो गया पाया है, सूचना तकनीक के माध्यम से। अब देखिए प्रबंधन क्या है, तो देखिए शिक्षा के स्तर से प्रबंधन का स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। यानी कि जो हमारा एजुकेशन का लेवल है इससे हम प्रबंधन के स्तर को क्या कर सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं। उत्पादन के समस्त साधनों को जब हम एक जगह एकत्रित कर अच्छे ढंग से प्रयोग करते हैं तो यह कुशल संगठन का क्या है, परिचायक होता है। यानी कि हमारे उत्पादन के जितने भी साधन हैं इन सारे साधनों को हम एकत्रित करके और इन साधनों को हम अच्छे से प्रयोग करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, एक कुशल संगठन कहते हैं। और कुशाग्र बुद्धि वाला यानी कि वैसे व्यक्ति जो कि अच्छे IQ लेवल के हैं, कुशाग्र बुद्धि के हैं, तो यह व्यक्ति ही कुशल संगठन का नेतृत्व कर सकता है। यानी कि जो अच्छे बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं यानी जिनका IQ लेवल कुशाग्र बुद्धि होता है तो वो कुशल संगठन का क्या करेंगे, नेतृत्व कर सकते हैं। और बुद्धि ही कुशाग्रता प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, और बुद्धि क्या है, कुशाग्रता प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है। फिर है जनसंख्या। अब देखिए जनसंख्या का अभिप्राय मनुष्य की आबादी से है। यानी जनसंख्या का मतलब किस चीज़ से है, मनुष्य की आबादी से है। जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के अमूल्य पूंजी है। यानी कि जो हमारा पॉपुलेशन है वह किसी भी राष्ट्र के लिए जो है वह अमूल्य पूंजी है। यह वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग करता है, अर्थात देश के आर्थिक विकास में भी यह सहयोग करता है। इसलिए जनसंख्या को साधन और साध्य भी माना जाता है। यानी जनसंख्या को साधन भी हम मान सकते हैं और साध्य भी माना जाता है। लेकिन प्रत्येक चीज़ की वृद्धि की एक सीमा होती है और इसका उल्लंघन करना क्या होता है, घातक होता है। किसी देश के संसाधन वहाँ के आबादी के क्या होते हैं, सापेक्ष होते हैं। उसे एक अनुकूल या आदर्श जनसंख्या भी कहा जा सकता है। परंतु विपरीत स्थिति में जब उपलब्ध संसाधन देश की जनसंख्या को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं तो इसे जनाधिक जनसंख्या कहते हैं। जनाधिक की समस्या से कई राष्ट्र संक्रमित हैं, परंतु अगर भारत की बात की जाए तो यह जनाधिक्य का सबसे खतरनाक स्तर पर है जिसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, तो इसे जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए जब लोगों की जनसंख्या जो है क्या है, वहाँ के संसाधनों से अधिक हो जाती है तो इसे क्या नाम दिया गया है, जनसंख्या विस्फोट। जैसे हमारे देश में भी तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या को हम क्या कह सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट कहा जा सकता है। अब देखिए आंकड़े गवाह है कि आबादी बेलगाम, बेतहाशा और अनियंत्रित रूप से बढ़ती ही जा रही है। आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी जो कि तीव्र गति से बढ़कर 2001 में 33 से कितना हो गया, 102 करोड़ हो गया है। भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में की जाती है। यानी कि भारत में जो सेंसस का जो गणना होता है वह कितने सालों में होता है, 10 वर्षों में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे भारत की जनसंख्या दिया हुआ है। 1901 में भारत की जनसंख्या जो है वो कितना था, 23 करोड़ था जो कि 2001 में बढ़कर 102 करोड़ हो गया है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ परसेंटेज है, करोड़ यहाँ करोड़ में दिया है और यहाँ प्रतिशत में दिया है कि 1901 में 0.24% था जो कि 2001 में बढ़कर 18.01% हो गया है।
अब उप सारणी के माध्यम से भी जो दशकीय वृद्धि है उसको एक बार चार्ट से यहाँ दर्शाया गया है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए भारत की जनसंख्या राज्य स्तर पर 2001 में निम्न प्रकार से थी, और नीचे यहाँ वृत्त आरेख में आप लोगों को बताया गया है कि भारत की जो जनसंख्या है वो जो है वह कितनी है। ठीक है, तो देश की कुल जनसंख्या में राज्यों की भागीदारी, तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो किसका है, उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद महाराष्ट्र का है, उसके बाद बिहार का है। यानी कि पूरे भारत में सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन है, यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पर कौन है, बिहार है। और जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो आप लोग इसमें देखिए सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य में आ जाता है कौन सा, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद आप लोगों का यहाँ पे उत्तरांचल ये आ जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का भी सबसे कम है। अन्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें शामिल। अब चलिए हम नीचे वाले इसको देखते हैं। आप लोग 3 याद रखिएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है, फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, और फिर बिहार है। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो कौन सा है। ठीक है, तो देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो है वह इतना करोड़ था। ठीक है, यानी 8.28 करोड़ था। भारत की कुल जनसंख्या 8.07% है, यानी भारत की कुल जनसंख्या कितना है, 8.07% है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार तीसरा बड़ा राज्य है। 1991 में बिहार अविभाजित बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या 10% से कुछ अधिक थी, और उत्तर प्रदेश के बाद जो है वह बिहार देश का दूसरा बड़ा राज्य था। लेकिन झारखंड राज्य बन जाने के उपरांत बिहार विभाजित बिहार की जनसंख्या में कमी आ गई है। यानी कि बिहार जब झारखंड के साथ था तो बिहार भारत का दूसरा बड़ा राज्य था जनसंख्या के दृष्टि से, लेकिन जब झारखंड से विभाजन हुआ तो बिहार क्या हो गया कि बिहार का स्थान जनसंख्या में तीसरा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस किस राज्य का जनसंख्या कितना कितना है। तो देखिए जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जैसे कि दिल्ली हो गया, तो यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 1.34% है। ठीक है, वहीं पे जो उत्तरांचल है तो 0.83 है, और सबसे कम जो जनसंख्या है वो किसका है, हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, इसका सबसे कम जनसंख्या है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब फिर हम उस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बिहार की जनसंख्या और उसके विभिन्न अवयव कौन से हैं, और बिहार में जनसंख्या वृद्धि कितनी है, और सर्वाधिक बिहार के जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं, सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले कौन हैं, और साथ ही हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, लिंगानुपात क्या है। इन सारी बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहते देते हैं। अब फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।